प्रिय बच्चों, मून ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन कक्षा 10 का टॉपिक है केंद्र सरकार, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने लोकतंत्र के बारे में जाना था, लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र के गुण और दोष, इसके बारे में अध्ययन किया था। तो पहले अपन देखते हैं कि राज्य है वो एक अदृश्य संस्था होती है, अमूर्त संस्था होती है, एक भावनात्मक अवधारणा होती है। उसको मूर्त रूप प्रदान करने का कार्य कौन करती है? सरकार करती है। तो सरकार है वो राज्य की इच्छाओं की अभिव्यक्ति प्रकट करती है तथा उन इच्छाओं का क्रियान्वयन भी राज्य सरकार ही करती है। तो अपन देखते हैं पहले कि राज्य है वो एक अमूर्त संस्था है। अमूर्त संस्था या अदृश्य संस्था या भावात्मक अवधारणा। राज्य को जो मूर्त रूप प्रदान करती है, मूर्त रूप वो कौन प्रदान करती है? सरकार। राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने का कार्य सरकार करती है। सरकार है ये राज्य की इच्छाओं की अभिव्यक्ति तथा क्रियान्वयन करती है। तो सरकार का कार्य हो गया कि राज्य को मूर्त रूप प्रदान करना तथा राज्य की जो इच्छा है उनकी अभिव्यक्ति करना और उनका क्रियान्वयन करना। अब अपन देखेंगे कि सरकार के कौन कौन से अंग हैं। सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 अंग है सरकार के, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का जो कार्य है वो है कानून, या इसको अपन विधि भी कहते हैं, कानून या विधि बनाना। व्यवस्थापिका का काम है कानून या विधि बनाना। हमारे देश में व्यवस्थापिका को अपन संसद भी कहते हैं। हमारे देश में व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। कार्यपालिका का काम है कानून या इसको अपन बोले विधि को लागू करना। न्यायपालिका का कार्य है कानून की व्याख्या करना, कानून की व्याख्या करना, कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड देना, संविधान की रक्षा करना, यह न्यायपालिका के कार्य हैं। कानून की व्याख्या करना, कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड देना और संविधान की व्याख्या करना। तो तीनों अंगों के कार्य अलग अलग हैं। व्यवस्थापिका है वो कानून या विधि बनाती है, कार्यपालिका इनको लागू करती है, क्रियान्वयन करती है। कार्यपालिका से जुड़ा हुआ कार्य
इनको लागू करना। और न्यायपालिका वो कानूनों की व्याख्या करती है और जो कानून का उल्लंघन करते हैं उनको दंड का प्रावधान भी करती है, तथा साथ में संविधान की रक्षा का कार्य भी कौन करती है? न्यायपालिका करती है। ये है सरकार के 3 अंग। अब तीनों का जो संरचना है ढांचागत, उसके बारे में अपन देखेंगे। व्यवस्थापिका है, या इसको अपन बोले संसद, तो संसद के भी 3 अंग हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। यानी व्यवस्थापिका संसद है, इसके 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है और राष्ट्रपति इसमें अंग के रूप में शामिल है। तो तीनों से मिलकर किसका निर्माण होता है? संसद का निर्माण होता है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व उसकी मंत्री परिषद। ये दोनों राजनीतिक कार्यपालिका है। और प्रशासनिक, जिसको अपन स्थायी कार्यपालिका बोलते हैं, जिसमें लोक सेवक आते हैं, उनसे मिलकर कार्यपालिका का निर्माण होता है। तो ये दोनों तो है राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका, इसको अस्थायी कार्यपालिका भी कहा जाता है। और इसमें लोक कर्मचारी भी शामिल है, प्रशासनिक कर्मचारी। और ये प्रशासनिक कर्मचारी हैं, ये कैसे हैं? ये स्थायी कार्यपालिका है, स्थायी कार्यपालिका। स्थायी इसलिए है क्योंकि इनका बार बार चुनाव नहीं किया जाता, जबकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री निश्चित कार्यकाल है, उसके बाद में इनको वापस पुनर्निर्वाचित होना पड़ता है। ये राजनीतिक कार्यपालिका है और ये स्थायी कार्यपालिका। फिर अपन बात करते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिनका गठन राज्य स्तर पर किया गया, और अधीनस्थ न्यायालय जो जिला स्तर पर और ग्राम स्तर पर स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय। इस प्रकार न्यायपालिका में जो स्तर है, सबसे ऊपर जो न्यायालय वो है सर्वोच्च न्यायालय, जो पूरे देश के लिए कार्य करता है। फिर राज्यों के लिए उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय जो जिला स्तर और खंड स्तर और अपने गांव में स्थित है। तो न्यायपालिका है और कार्यपालिका है और व्यवस्थापिका, इसकी तीनों की अपन ने संरचना देखी। तो अब अपन देखेंगे कि व्यवस्थापिका की जो संरचना है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, जिसको हमारे देश में क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। या पूछे कि संसद में कितने सदन होते हैं? सदन 2 होते हैं और अंग 3 होते हैं। सदन 2 कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। और अंग पूछे तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के वो 3 अंग हैं और 2 सदन है। इससे पहले अपने एक परिभाषा देखते हैं। गार्डनर की सरकार के बारे में। गार्डनर ने परिभाषा दी थी कि सरकार है वो एक ऐसा अभिकरण है, यंत्र है, जो राज्य की इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है, उनका क्रियान्वयन करता है और साकार रूप प्रदान करता है।
गवर्नर की परिभाषा है कि सरकार एक ऐसा अभिकरण है, या यंत्र है जो राज्य की इच्छाओं का निर्धारण तथा सामान्य नीतियों को नियमित व सामान्य हितों को उन्नत करता है। ये गवर्नर ने परिभाषा दी कि सरकार एक ऐसा अभिकरण या यंत्र है जो राज्य की इच्छाओं का क्या करता है, निर्धारण करता है तथा सामान्य नीतियां हैं उनको नियमित करता है और सामान्य हितों को क्या करता है, उन्नत करता है। ये गवर्नर ने सरकार की परिभाषा दी थी। अब अपन देखेंगे कि जो सरकार है उसमें व्यवस्थापिका के बारे में अपन जानेंगे। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो सर्वप्रथम जो अंग है सरकार का वो है व्यवस्थापिका, जिसको अपन देश में क्या कहते हैं, संसद। व्यवस्थापिका या संसद। व्यवस्थापिका या संसद, इसके कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा है, इसके अन्य नाम भी हैं। लोकसभा को अपन निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन। जबकि राज्यसभा को उच्च सदन, द्वितीय सदन, स्थायी सदन, ये इसके उपनाम है। उच्च सदन, द्वितीय सदन, स्थायी सदन। इसको निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन और प्रथम सदन। ये इनके उपनाम है लोकसभा के। फिर अपन देखते हैं इसको अस्थायी सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष बाद में पुनर्चुनाव होते हैं और उस चुनाव में दोबारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है और समय से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। 5 वर्ष से पहले भी इसको राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री सिफारिश करके इसको भंग कर सकता है। तो इस प्रकार अपन देखें कि तो लोकसभा है वो अस्थायी सदन है। फिर देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, द्वितीय सदन कहा जाता है और स्थायी सदन, यानी लोक राज्यसभा इसका कभी भी विघटन नहीं होता। इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा वो एक स्थायी सदन है। अब इनकी सदस्य संख्या देखते हैं कि लोकसभा में कितने सदस्य हैं। सदस्य संख्या। उपनाम।
लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या है अधिकतम सदस्य संख्या वर्तमान सदस्य संख्या। तो लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो है 552। वर्तमान जो सदस्य संख्या है वो है 545। राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो है 250 और वर्तमान में है 245 सदस्य। तो इस प्रकार अधिकतम सदस्य संख्या 552 है लोकसभा की, वर्तमान सदस्य संख्या 545। ऐसे राज्यसभा में देखें 250 सदस्य है वो अधिकतम है और 245 है वो वर्तमान में। इनमें से राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो लोकसभा में जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है मनोनीत सदस्य है। तो लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य। कौन करता है मनोनीत? राष्ट्रपति करता है। तो संसद में कुल मनोनीत सदस्य हो गए 2 + 12 तो 14 सदस्य हो गए। यानी संसद में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 14 सदस्यों को करता है, जिनमें लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य करता है। 545 में से जो 543 सदस्य बच गए, वो 543 सदस्यों का क्या होता है? चुनाव होता है। इधर अपन देखें 233 सदस्यों का क्या होता है? चुनाव होता है। तो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 233 और मनोनीत सदस्य कितने? 12। तो कुल कितने हो गए? 245 हो गए। इधर अपन देखें लोकसभा में, तो इसमें 543 सदस्य है वो निर्वाचित सदस्य हैं और 2 सदस्य क्या है? मनोनीत हैं। तो कुल सदस्य कितने हो गए? 545 सदस्य हो गए। इनके मनोनीत करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और निर्वाचन का कार्य कौन करती है? जनता करती है। ये था अपना व्यवस्थापिका, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा। अब अपन कार्यकाल देखते हैं इनका, लोकसभा और राज्यसभा का। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि अपन ने राज्यसभा एक कैसा है? स्थायी सदन है। तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होकर ये क्या है? स्थायी सदन है। लोकसभा का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। संसद का उल्लेख संसद का उल्लेख 79 अनुच्छेद में किया गया है। 79 जो अनुच्छेद है उसमें कहा गया है कि राज्य जो संसद है उसके 3 अंग होंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और लोकसभा का उल्लेख है वो अनुच्छेद 81 में किया गया है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है, कार्यकाल 5 वर्ष 5 वर्ष होता है। और 5 वर्ष से पहले भी ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करके इसको समय से पूर्व भंग कर सकता। अब तक इसको 9 बार समय से पूर्व भंग किया जा सका है। फिर इधर अपन देख लेते हैं साथ में तुलनात्मक अध्ययन राज्यसभा। राज्यसभा का उल्लेख है वो अनुच्छेद 80 में किया गया है। तो राज्यसभा कैसा है? कार्यकाल देखें राज्यसभा का कार्यकाल, तो ये क्या है? स्थायी सदन है। सदस्यों का कार्यकाल, तो सदस्यों का कार्यकाल भी लोकसभा पे निर्भर करता है। जब तक लोकसभा बनी रहती है तो उसके सदस्य बने रह सकते हैं। सदस्य समय से पूर्व अपना त्याग पत्र सौंप के भी पद
को समाप्त कर सकते हैं, या उनके विरुद्ध ऐसा को कार्य किया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष उनको समय से पूर्व उसकी सदस्यता को समाप्त कर सकता है। तो इनका जो कार्यकाल है वो सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। इधर अपन देखें राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष बाद में उनका पुनर्चुनाव होता है। इस प्रकार ये क्रिया चलती रहती है। यानी राज्यसभा के जो सदस्य हैं ये 1/3 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद पुनः निर्वाचन होता है। ये मुख्य बात है। यानी राज्यसभा वो एक साथ विघटित नहीं होकर उनके 1/3 सदस्यों का चुनाव किया जाता है, फिर अगले 2 वर्ष बाद में फिर 1/3 सदस्यों का चुनाव किया जाता है, जबकि लोकसभा इसके सदस्यों का एक साथ चुनाव करवाया जाता है। तो ये एक साथ चुनाव करवाने के कारण ये क्या है? अस्थायी सदन है, जबकि ये राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है। तो लोकसभा के सदस्य हैं उनके लिए योग्यताएं, सदस्यों की योग्यताएं। इनकी योग्यताएं हैं, पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो। ये दोनों के लिए समान बात है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है वह है केंद्र व राज्य सरकार के लाभ पद प्राप्त न हो। यानी केंद्र व राज्य सरकार में वो लाभ के पद पर आसीन न हो। तीसरी योग्यता है न्यायालय द्वारा पागल व दिवालिया घोषित न हो। ये 3 बातें तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए समान है। एक जो है आयु संबंधी वो दोनों में अलग अलग है। जो उम्र है सदस्यों की तो लोकसभा में तो उनके लिए है 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए है 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों की आयु 30 वर्ष। ये अंतर है। भारत का नागरिक हो, ये लोकसभा सदस्य हो या राज्यसभा, दोनों के लिए समान होता है। लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके लिए जो योग्यताएं हैं वो है, पहला है भारत का नागरिक हो, दूसरा है कि वो केंद्र और राज्य सरकार में किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं हो, तीसरी बात है न्यायालय द्वारा उसको दिवालिया व पागल घोषित नहीं किया गया हो। लेकिन जो चौथी बात है वो दोनों में अलग अलग है। लोकसभा के लिए सदस्यों की जो न्यूनतम आयु है, वो 25 वर्ष है और इधर सदस्यों के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 30 वर्ष। न्यूनतम
वो है 30 वर्ष। तो ये अलग है, इसमें न्यूनतम आयु यहाँ 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। फिर अपन देखते हैं कि इनके जो पदाधिकारी हैं वो कौन कौन है। पहले अपन देखते हैं लोकसभा। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है इसका चुनाव लोकसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। एक इसका उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष, इसका चुनाव भी लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष है वो क्या करता है कि जो लोकसभा की बैठक है उसको आयोजित करता है, उसकी अध्यक्षता करता है, बैठक की अध्यक्षता करता है तथा साथ में जो बैठक है उससे संबंधित अनुशासन और उसके जो नियम है उनका क्रियान्वयन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्य है वो मुख्य रूप से लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, कार्य बैठकों की अध्यक्षता करना, दूसरा कार्य है सदन में अनुशासन बनाए रखना, अनुशासन बनाए रखना। तीसरा कार्य है धन विधेयक का निर्णय करना, यानी ये लोकसभा जो अध्यक्ष है उसका कार्य है, यानी लोकसभा की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता करना, सदन में अनुशासन बनाए रखना, सदन की कार्यवाही को संचालित करना और तथा धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय भी कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये था अपना लोकसभा अध्यक्ष। अब अपन देखते हैं राज्यसभा के जो सभापति हैं। राज्यसभा राज्यसभा का सभापति है वो उपराष्ट्रपति होता है, यानी इस सदन का सदस्य न होते हुए भी सदन की अध्यक्षता करता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। एक उपसभापति होता है, उपसभापति, इसका चुनाव राज्यसभा के सदस्य करते हैं। ये भी वो ये बैठकों की अध्यक्षता करता है, सदन का संचालित करता है। फिर आती है कि जो संसद है उनका जो अधिवेशन है वो राष्ट्रपति बुलाता है, उनको स्थगित भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जो संसद का अधिवेशन है उसके दो अधिवेशनों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन संसद के जो कार्य हैं उनके बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।